हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 7 शुरू करा था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वही क्लासिफिकेशन यहाँ पर दोबारा से आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि आज हम इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो वेरियस सोर्सेज ऑफ ओन फंड्स हैं और जो वेरियस सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स हैं उनको इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं। ओन फंड्स की कैटेगरी में 3 मेन सोर्सेज आते हैं: इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। एंड बोरोड फंड्स की कैटेगरी में ये सारे सोर्सेज आते हैं: डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो ये टोटल 9 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गए, जिसमें से 3 सोर्सेज हो गए ओन फंड्स के और 6 सोर्सेज हो गए बोरोड फंड्स के। आज हम इंडिविजुअली हर एक सोर्स को डिस्कस करेंगे विद द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच सोर्स। किसी भी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस पे आपसे स्मॉल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी पूछी जा सकती है। तो जब हम इन सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद आप इन सोर्सेज पे कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आप परफेक्टली आंसर कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले ऑल द सोर्सेज ऑफ ओन फंड्स डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ओनर्स फंड इज द इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेयर्स। तो देखिए, कंपनी का जो पूरा कैपिटल होता है उसको क्योंकि पब्लिक से कलेक्ट करना होता है, रेस करना होता है, तो एंटायर कैपिटल किसी एक मेंबर से तो कलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए एंटायर कैपिटल को छोटे छोटे से स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि आसानी से उन यूनिट्स को इंडिविजुअल पब्लिक के मेंबर्स बाय कर सकें। So the total capital of the company is divided into small units and these small units are called the shares. और जो लोग इन शेयर्स को ख़रीदते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स, और जिस वैल्यू पे वो इन शेयर्स को ख़रीदते हैं वो कहलाई जाती है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, या उसको हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स भी कहते हैं। और जो पैसा शेयर्स इशू करके कलेक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये सारी टर्म्स जो हैं बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेयर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेयर होल्डर्स, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड व्हाट इज़ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब शेयर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों कैटेगरी ऑफ शेयर्स के फीचर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इक्विटी शेयर्स. Equity shares are those shares which do not carry any special or preferential rights in respect of payment of dividend or repayment of capital. ऐसे शेयर्स जिनके पास कोई भी स्पेशल राइट नहीं होता, कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, उस तरह के शेयर्स को इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। जो लोग कंपनी की इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और जो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी रेस करती है वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड नहीं दिया जाता है, कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से उनका डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। मतलब इनको डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। They enjoy the reward as well as bear the risk of ownership. क्योंकि ये ओनर्स होते हैं तो कंपनी का जो भी रिस्क होगा वो सारा रिस्क जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेयर करना होता है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द डिसीजन मेकर्स as they have the right to vote and participate in the management of the business. तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के अफेयर्स में एंड दे टेक द एंटायर डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्कस की है इक्विटी शेयर्स के बारे में, इससे क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स इक्विटी शेयर्स के हमारे सामने आए। नंबर 1 कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इररिडीमेबल कैपिटल होता है। हमने देखा इट इज़ द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स वंस इशूड आर नेवर रिक्वायर्ड टू बी रिडीम्ड बैक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
एक्सेप्ट इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कि इक्विटी शेयर्स सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में, जब कंपनी बंद हो जाती है, सिर्फ उस टाइम इक्विटी शेयर्स का पैसा लौटाया जाता है। इसीलिए इसे सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी माना जाता है, बिकॉज द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स is never redeemed back. It's never paid back to the equity shareholders, and this is considered as the investment by the owners of the company. उसके बाद हमने कंट्रोल के पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सो दे हैव द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो पूरी कंपनी को मैनेज करने का, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पूरा कंट्रोल जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज द हायर रिस्क एज वेल एज द हायर रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी राइट टू रिसीव एनी रेगुलर रिटर्न or the capital repayment from the company, and the entire risk of loss is borne by the equity shareholders. तो एक तो इनको रेगुलर डिविडेंड नहीं मिलता है और जो सारा रिस्क है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बेयर करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि दैट इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। हाँ, लेकिन रिटर्न्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसमें से एक फिक्स परसेंटेज जो है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दी जाती है, टैक्स पे कर दिया जाता है, और फिर जो कुछ भी बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। तो मैक्सिमम रिटर्न भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। Last feature is that equity shares are transferable except in certain circumstances. कुछ circumstances हैं वो जानने की हमारे लिए अभी ज़रूरत नहीं है। उन circumstances को छोड़कर equity shares are easily transferable from one person to another person. इन शेयर्स को किसी भी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंजेस में ये शेयर्स बिकते हैं, किसी को भी इन शेयर्स को बेचा जा सकता है। तो इस तरह से इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज़ या इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। तो ओनरशिप की बेसिस पे, रिस्क की बेसिस पे, कंट्रोल की बेसिस पे, रिटर्न्स की बेसिस पे, ट्रांसफ़र की बेसिस पे हमने इक्विटी शेयर्स के फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं दे हैव फुल कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही सबसे ज़्यादा कंपनी का रिस्क बेयर करते हैं, क्योंकि वो ओनर्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलते हैं। इनका कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता, लेकिन रिटर्न हाई होता है और इक्विटी शेयर्स को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। Now another category of shares that are issued by the company are the preference shares. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन शेयर्स के पास कोई प्रेफरेंस होती है। क्या प्रेफरेंस होती है? रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल and the payment of dividend. The capital raised by the issue of preference shares is called preference share capital. Preference shares issue करके जो कंपनी पैसा रेज करती है उसे preference share capital कहते हैं. Preference shares provide shareholders the preferential rights. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। वो क्या राइट है? नंबर 1, रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। मतलब जब कैपिटल रीपेमेंट की जाती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाया जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है। नंबर 2, रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। मतलब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और उसके बाद भी अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो दिस इज अ प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। And because the preference shares have some characteristics of equity shares as well as debentures अभी हम आगे पढ़ेंगे। Preference shares are also called as hybrid securities. जिस तरह से equity shares को
रिस्क कैपिटल कहा जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स होते हैं और वो कंपनी की मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरह के लॉसेस की वो अकेले ही बेयर करते हैं। तो इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल को रिस्क कैपिटल कहा जाता है। इसी तरह से एक स्पेसिफिक फीचर प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है, दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड द हाइब्रिड सिक्योरिटीज। क्यों हाइब्रिड सिक्योरिटीज? क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं। इक्विटी शेयर्स का कौन सा फीचर्स है प्रेफरेंस शेयर्स में, कि ये भी कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं, हालांकि इनके पास वोटिंग राइट या पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट नहीं होता है, लेकिन स्टेटस इनका ओनरशिप का ही होता है। और डिबेंचर्स का कौन सा फीचर होता है प्रेफरेंस शेयर्स में, कि प्रेफरेंस शेयर्स के साथ हमेशा कुछ परसेंटेज जुड़ी होती है, जैसे 2% प्रेफरेंस शेयर्स, 3% प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस तरह की परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स के आगे लगी होती है और ये परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है उसका डिविडेंड। जो एनुअल डिविडेंड कंपनी उन शेयर्स पर डिक्लेयर करेगी वो उन प्रेफरेंस शेयर्स के साथ अटैच्ड होता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स के साथ भी कुछ परसेंटेज अटैच्ड होती है, जैसे 2% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के केसेस में वो परसेंटेज इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन शेयर्स के केस में, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके केस में, वो परसेंटेज डिविडेंड को रिप्रेजेंट करती है। हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स में इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द हाइब्रिड सिक्योरिटीज। तो इस तरह के स्पेसिफिक फीचर्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। नंबर 1, redeemable capital. Preference shares are to be redeemed back by the company after a certain period of time. मैक्सिमम पीरियड इज 20 ईयर्स। ये मैक्सिमम पीरियड है, मिनिमम पीरियड नहीं है। मिनिमम पीरियड जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 1 to 5 ईयर्स भी हो सकता है, 5 ईयर्स से बियॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके कंपनी कैपिटल रेस करती है उसमें से कुछ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी को वापस लौटाना पड़ता है। तो जो कैपिटल रेस किया जाता है बाय द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं, वो रिडीमेबल कैपिटल माना जाता है। नेक्स्ट फीचर इज नो कंफर्ट ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. Preference shareholders do not enjoy the voting rights except under some exceptional circumstances. तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगेन हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती है तो कुछ सर्कमस्टांसेस में जहां पर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहता है, और जब वो डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहता है और कंपनी उसे दे नहीं पाती है तो इस तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट्स। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि एक फिक्स परसेंटेज हर प्रेफरेंस शेयर्स के साथ जुड़ी हुई होती है, तो प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न टू द होल्डर्स ऑन द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड। तो जो परसेंटेज उसके साथ जुड़ी हुई होती है सिर्फ उतना ही डिविडेंड उनको दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज प्रेफरेंशियल राइट्स। ये तो सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर है जो कि उसके नाम से ही क्लियर होता है कि दो तरह के प्रेफरेंशियल राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। नंबर 1, द राइट टू गेट द डिविडेंड, एंड नंबर 2, द कैपिटल रीपेमेंट राइट बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको डिविडेंड भी इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलता है और इनकी कैपिटल रीपेमेंट भी इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले की जाती है। तो बेसिक अगर हम डिफरेंस देखें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो ओनर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनर्स होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट होता है, वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। और उसके अगेंस्ट दो प्रेफरेंशियल राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं कि उनको कैपिटल रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले करती है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में। हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं इक्विटी शेयर्स के भी और प्रेफरेंस शेयर्स के भी, तो अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स।
ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको इक्विटी शेयर्स के फीचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स रिकैप हो जाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले फेस वैल्यू की बात करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स जिस वैल्यू पे इशू किए जाते हैं उसे फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स कहा जाता है, जो कि जनरली लो होती है, और प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू जनरली हाई होती है। तो इक्विटी शेयर्स 10 रुपये से इशू होना शुरू हो जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये और उससे ज़्यादा की वैल्यू के इशू होते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये। तो जो नॉमिनल वैल्यू होती है इक्विटी शेयर्स की कम होती है और प्रेफरेंस शेयर्स की ज़्यादा होती है। Another difference is on the basis of the dividend. The dividend is paid to the equity shareholders after paying dividend to all other categories. तो हमने अभी देखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, उनको डिविडेंड पहले दिया जाता है। तो डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या डिफरेंस है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बाद में दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है और पहले दिया जाता है बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड के रिगार्डिंग भी आप 2 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। एक तो ये कि इक्विटी शेयर्स के केस में डिविडेंड की कोई परसेंटेज नहीं होती है और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड फिक्स रेट से दिया जाता है। और दूसरा कि डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद दिया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले दिया जाता है। उसके बाद वोटिंग राइट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वोटिंग राइट नहीं होता है, जो कि मैंने अभी बताया था कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट आ जाता है, लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस की बात है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स। रिस्क डेफिनेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज़्यादा होता है और उनको हम रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। वो प्राइमरी रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी माने जाते हैं। वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में और हर एक डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर होती है। दे आर कॉल्ड एज द रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी एंड द ओनर्स ऑफ द कंपनी। द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली लेस। क्यों? क्योंकि उनकी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, तो उनके रिटर्न्स गारंटीड होते हैं और उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता है, तो वो कंपनी के रिस्क को बेयर भी नहीं करते हैं। उसके बाद अट्रैक्शन की अगर हम बात करें कि इक्विटी शेयर्स किस तरह के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इक्विटी शेयर्स बोल्ड और एडवेंचरस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो लोग रिस्क बियर करने के लिए तैयार हो जाते हैं वही लोग अपना पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में वो लोग पैसा लगाते हैं जो कॉशियस होते हैं और जो कंजर्वेटिव होते हैं, जिनको चाहे कम रिटर्न मिले लेकिन रेगुलर रिटर्न मिले, वो किसी भी तरह का रिस्क बेयर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। रिफंड ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पैसा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पैसा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मिलता है। लेकिन कुछ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए इशू किए जाते हैं, तो उनका पैसा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वापस लौटाया जाता है। लेकिन पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिफंड किया जाता है, यही प्रेफरेंशियल राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। So they get the priority over the equity shareholders for the refund of their investments, and the equity shareholders they get the refund only after the preference shareholders are paid. So redemption, the equity shares are never redeemed or paid back during the lifetime of the company. इसीलिए हमने एक फीचर करा इक्विटी शेयर्स का कि ये जो कैपिटल इक्विटी शेयर्स इशू करके रेज किया जाता है उसे परमानेंट कैपिटल कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीम्ड, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो वो रिडीम होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं होते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड पे रिडीम होते हैं, तो कंपनी को ऑन द मैच्योरिटी और ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड वो पैसा लौटाना पड़ता है। So on different basis we have compared the equity shares with the preference shares, उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से, उनका डिविडेंड डिक्लेरेशन के हिसाब से, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड के हिसाब से, वोटिंग राइट के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, द टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के हिसाब से, रिफंड ऑफ कैपिटल के हिसाब से, रिडेम्पशन के हिसाब से हमने कंपेयर कर लिया इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। तो किसी भी एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ओवरऑल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स,
on the given basis or on any of the 4 or 5 basis. So one major source of the own funds हमने discuss कर लिया, that is the issue of shares. Two categories of shares are issued, equity shares and preference shares. दोनों तरह के शेयर्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए और फिर दोनों कैटेगरी ऑफ शेयर्स को हमने कंपेयर भी कर लिया. नाउ वी हैव टू डिस्कस वन मोर कैटेगरी ऑफ फंड्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओन फंड्स, दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स जिसको रेजिडुअल इनकम भी कहा जाता है और इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहा जाता है, इसको इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहा जाता है और इसको प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है. इतने सारे नाम इसीलिए क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है रिटेन्ड, और क्या रिटेन किया जा रहा है, अर्निंग्स. तो जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसी प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पार्ट जो है वो रिटेन करती है फॉर द फ्यूचर पर्पस, और उसी प्रॉफिट्स में से कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है. तो हर कंपनी को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है दैट हाउ मच टू रिटेन एंड हाउ मच टू डिक्लेयर एज अ डिविडेंड. अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना करे, ज़्यादा रिटेन करे, तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म में सेटिस्फाई नहीं होते हैं. और अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दे और रिटेन ना करे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते हैं अपनी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए. तो इसीलिए कंपनी को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है रिटेन अर्निंग्स में से और डिविडेंड डिक्लेरेशन में से. तो जो प्रॉफिट्स कंपनी रिटेन करती हैं उसको वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करती हैं या फ्यूचर रिजर्व्स के लिए बचा कर रखती हैं, और जिस पोर्शन को रिटेन किया जाता है वो कहलाया जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स. सो दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स विच इज केप्ट एज अ रिजर्व फॉर द यूज इन द फ्यूचर is called the retained earnings. Every successful businessman aims at reinvesting a part of the profits in the business with a view to make it stronger. This internal source of finance is called the plowing back of profits. अब कुछ specific features discuss कर लेते हैं plowing back of profits के residual income के. Number 1, ये long term sources of finance में आते हैं. तो ओन कैटेगरीज ऑफ ये फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, और इंटरनल फाइनेंसिंग की कैटेगरी में ये फंड्स आते हैं. दे आर नथिंग बट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. दे एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी. क्योंकि जो प्रॉफिट्स रिटेन करके रखे जाते हैं उसको कंपनी लंबे समय तक जब भी चाहे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है. नो कंट्रोल डाइल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर और इसको हम एडवांटेज भी कह सकते हैं रिटेन अर्निंग्स का, क्योंकि ये इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं तो इससे कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है. अगर कंपनी फाइनेंस पर्पस के लिए इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि ओनर्स होते हैं, दे हैव द वोटिंग राइट, दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो जितने ज़्यादा कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करेगी उतने ज़्यादा ओनरशिप बढ़ती रहेगी और उससे कंट्रोल लूज होता रहेगा. लेकिन इन केस ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग द फाइनेंसिंग इज डन थ्रू द ओन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, सो देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल or claim of the existing owners. Another feature is the lower cost. There is an implied cost involved in the form of higher return expectations by the equity shareholders for foregoing their dividend. अभी हमने इतने सारे इक्विटी शेयर्स के फीचर्स डिस्कस करे जिसमें हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड नहीं दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो डिविडेंड्स उन्हें दिए जाते हैं वो हायर होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट देने के बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो कुछ भी पैसा बचता है उसमें से कंपनी या तो रिटेन करती है या मैक्सिमम डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है. इसका मतलब कि जो इक्विटी शेयर ओनर्स होते हैं जो अपना डिविडेंड कुछ टाइम के लिए नहीं लेते हैं, उसके बदले में वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड लेते हैं इन द ईयर ऑफ द हायर प्रॉफिट्स, तो वो इक्विटी शेयर्स का इम्प्लाइड कॉस्ट माना जाता है. उसके अलावा भी इक्विटी शेयर्स इशू करने में काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो इक्विटी शेयर्स इशू करते टाइम कंपनी को करने पड़ते हैं. इस तरह का कोई खर्चा रिटेन अर्निंग्स में कंपनी का नहीं आता है. तो डेफिनेटली ये लो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, इसी वजह से इसको अट्रैक्टिव ऑप्शन माना जाता है फॉर एवरी मैनेजमेंट
to finance its company by the retained earnings. Last but not the least is this is a source which is suitable for expansion also. Expansion के टाइम में कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं असेट्स परचेज करने के लिए, तो क्योंकि ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है और चीपेस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज है, तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए इनको बेस्ट माना जाता है रिटेन अर्निंग्स को फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. So, retained earnings simply means it is a source of long term finance, it is a source of internal financing, it comes under the category of own sources of business finance. इससे dilution of control नहीं होता है, इससे low cost पे available finance हो जाता है companies को, और इसीलिए एक्सपेंशन पर्पसेस के लिए इस तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस का इस्तेमाल करती हैं हर कंपनी. तो बच्चों इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स, ये 3 सोर्सेज ऑफ ओन फंड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. बोरोड फंड्स की कैटेगरी में भी 5 मेजर सोर्सेज हैं जिनको हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ बोरोड फंड्स. टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड.